नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी बीएड का 4th ईयर का पेपर फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब नाभिकीय भौतिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए का आपका पहला क्वेश्चन है नाभिक की त्रिज्या का सूत्र लिखिए। नाभिक की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं, जिसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ पर जो आर नॉट है, आर नॉट एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। इट मीन्स 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। अगर और बात करते हैं रेडियस और ए के बारे में, अगर कोई न्यूक्लियर स्पीसीज की बात करें, सिंपल वर्ड में बात करें, दिस इज जेड, एक्स एंड ए। जेड यहाँ पर इसके प्रोटॉन नंबर को शो करता है और जो यहाँ पर ए है इट मीन्स जेड माइनस ए, ये इसके न्यूट्रॉन नंबर को शो करता है और ए यहाँ पर इसके द्रव्यमान संख्या को डिनोट करता है। इस स्पीसीज की अगर आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, आप इस फॉर्मूले के वैल्यू से अपन निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं नाभिकीय चक्रण क्या होता है या न्यूक्लियर स्पिन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियर स्पिन्स के समझने से पहले आपने अपने 12th क्लास में बोर का एटॉमिक मॉडल नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से एक रिवॉल्व करता है, आपने देखा है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियर के चारों ओर इस तरह से रिवॉल्व करता है तो उसके कारण क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और उसके साथ इलेक्ट्रॉन अपनी जो रेफरेंस एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट से रोटेट भी करेगा, जिसके कारण क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है, सॉरी गाइज, जो आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ, ये एटम की बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन इस तरह से कुछ रोटेट कर रहा है इसके चारों। इसी प्रकार जब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अपने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके कारण उसका क्या होगा, न्यूक्लियस के कारण क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसी प्रकार वो अपने रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस प्रकार रोटेट भी करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये बात कर ली हमने, ये मैं इस प्रकार से रोटेट करता है। अगर जब हम एस की बात करें, जो एस की वैल्यू होती है, तो जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो होती है अंडररूट एस प्लस 1, सॉरी, अंडररूट एस प्लस 1 मल्टीप्लाई विद एच कट। ये इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी। अगर एस की वैल्यू की बात करें, एस की वैल्यू यदि 0, 1, 2, 3 इस फॉर्म में आ रही है, मतलब मल्टीपल इंटीग्रल्स फॉर्म्स में आ रही है, ये अपन बोल सकते हो एस की वैल्यू आ रही इस टर्म में, उनको बोलेंगे आप बोसोन। और एस की वैल्यू अगर हाफ इंटीग्रल फॉर्म्स में आती है, उनको आप बोलोगे फर्मी। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को समझने से पहले आपको समझना होगा न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस में जब दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक कंबाइंड एनर्जी से ऐसे फॉर्म्ड रहते हैं, इस एनर्जी में जो इनका बॉन्ड होता है, उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, उसको अपन बताते हैं यहाँ पे। जब बाइंडिंग एनर्जी की बात होती है, उसको अपन आप बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हो या द्रव्यमान शक्ति बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तो हम इसकी बात करते हैं, या तो बोलते हो आप इसको, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है डेल्टा एम मल्टीप्लाई विथ सी स्क्वायर, या जो ये डेल्टा एम हो से इसी बोल रहे हो आप बंधन ऊर्जा या द्रव्यमान शक्ति, जिसकी वैल्यू होती है, अपन ये किसी स्पीसीज से बात करते हैं, जैसे कि जेड है, एक्स है और ए है, और यहाँ हो गया आपके जेड माइनस ए इसके प्रोटॉन नंबर। अब इसमें अगर रिवॉल्व बात करेंगे तो इसमें मान लो हम समझते हैं कि एक प्रोटॉन की वैल्यू डिक्रीज हुई है, कम हुई है, तो यहाँ मान ली जेड माइनस 1, एक प्रोटॉन डिक्रीज हुआ, तो इसकी बात करेंगे तो ए, और इसी प्रकार इसका कुछ कोई प्रोटॉन नंबर होगा, प्लस यहाँ से कुछ एनर्जी इसकी रिलीज होगी। जब इस टाइप की स्पीसीज में अगर बात करें तो उसकी प्रोटॉन एनर्जी की, आप बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हो डेल्टा एम की,
तो डेल्टा एम क्या होता है कि जो आपने सिंपल सी जो प्रोटॉन की नंबर होती है जेड मल्टीप्लाई विथ मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, प्लस ए माइनस जेड, इट मीन्स न्यूट्रॉन नंबर मल्टीप्लाई विथ मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसके साथ, मास ऑफ न्यूक्लियन। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ओके गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है समबारिक परिवार में स्थायी समबारिक के लिए की शर्त लिखिए। सबसे पहले समझते हैं कि आइसोबर या समबारिक क्या होते हैं, ऐसे कोई दो स्पीसीज जिनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है एक जैसी, समान द्रव्यमान संख्या, उन्हें अपन आइसोबर्स बोलते हैं, यानी एटॉमिक वेट होता है वो सेम होता है, उसे अपन आइसोबर की बात करते हैं। ऐसे मैं आइसोबर्स की बात दो एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं इसका, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा कैल्शियम 20 और उसका एटॉमिक वेट 14, और एक होता है आपका पोटेशियम जो होता है 19 पे और उसकी एटॉमिक वेट में 40। तो ये दोनों जो स्पीसीज है, इन दोनों स्पीसीज को आप बोलोगे क्या, आइसोबर्स। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आइसोबर्स की स्टेबिलिटी के लिए आपकी क्या कंडीशंस होती है, कंडीशन को बताना है। जब अपन आइसोबर्स की बात करें, जब दो इस प्रकार से आइसोबर्स है, ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबिलिटी क्या करते हैं, बीटा डीके को परफॉर्म करते हैं। अगर ये बीटा डीके को परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली या तो बीटा माइनस डीके या बीटा प्लस डीके होगा। जब इसका अपन बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूले से जब अपन डेल्टा एम की बात करेंगे तो उसकी कोई जो वैल्यू है रिलेशंस जो आपके बीटा माइनस डीके में दोनों में डिफरेंस के बाद जब फाइनल की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, कुछ इस फॉर्म होगी, मास ऑफ ए कॉमा जेड इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस बीटा टाइम्स ऑफ जेड प्लस गामा टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस डेल्टा। इस प्रकार एक कुछ फॉर्म है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा एक कांस्टेंट है जिसकी अलग अलग एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसको अपने एक रेफरेंस ग्रुप में मान रखा है। स्टेबिलिटी क्या होता है, अपन क्या करते हैं, नॉर्मली डिफरेंशिएशन। तो मास और एनर्जी रिलेशन है तो हम क्या करेंगे, डी एम बाई डी जेड हो गया जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब ये डिफरेंशिएशन करके आप जेड नॉट की जो वैल्यू निकालेंगे, जेड नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन 2 गामा, ये एक आइसोबर के लिए स्टेबिलिटी का एक फॉर्म होता है। इसी को आपको है बताना था, ठीक है। अब मैं बाई ग्राफ आपको इसका तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताता हूं। अगर आप मास और जेड में जब आप रिलेशन बनाओगे इस तरह से कुछ, इधर हो जाएगी आपकी मास वैल्यू, क्या उसका एटॉमिक मास है या वेट है, और इधर बात करोगे आप जेड की वैल्यू। जो आपके इक्वेशन से दे रखी है पैराबोलिक फॉर्म्स में होती है, तो पैराबोलिक फॉर्म्स की जब आप इस ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। जो इसकी सबसे ये मेन मतलब डाउन वाली पोजीशन है, इसको बोलते हैं आप क्या, ये हो जाएगी आपकी जेड नॉट। जेड नॉट से जब आप अगर इस साइड आप डिस्प्लेस्ड हो रहे हो इस फॉर्म में, तो ये आपका बीटा माइनस डी के परफॉर्म करेगा, और अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो यह आपका बीटा प्लस डी के परफॉर्म होगा। ये आपका स्टेबिलिटी पैराबोला का कर्वेचर कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। आपको सिंपल से बीटा डी की फॉर्म पूछ रही है कि वही होती है जेड नॉट माइनस बीटा अपॉन 2 गामा, और इसका स्टेबिलिटी कर्व कुछ इस तरह से होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है सेक्युलर साम्यावस्था के लिए क्या शर्त होती है। आपने अपने 11th-12th में न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिव का एक बहुत फेमस लॉ सुना होगा, रदरफोर्ड व सोडी का चरघातांकी सह नियम। उसके आगे फर्दर एक डेरिवेशन होता है जिसमें उत्तरोत्तर विघटन दर का फाइंड आउट करते हैं। इसमें एक N1 पार्टिकल है वो आगे N2 में डिवाइड होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसमें जो रदरफोर्ड और सोडी के चरघातांकी नियम के मतलब यूज से हम आगे और इसका फर्दर इसकी एप्लीकेशंस निकालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो रदरफोर्ड और सोडी चरघातांकी नियम के अनुसार जब अगर N1 की बात करते हैं वो क्या होगा, N0 e की पावर माइनस लैम्डा 1t। इसी प्रकार जो N2 होता है उसकी बात करते हैं तो N2 क्या होगा, N0
ई की पावर माइनस लैम्डा 2 मल्टीप्लाई विद टी, जो सिंपल सी n1 n2 की बात कर ली। बट अगर आप उस रदरफोर्ड सोडी का जो विघटन दर का नियम है, उत्तरोत्तर विघटन कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, उसके लिए जब n2 की वैल्यू निकालते हो, वो n2 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है n नॉट लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 मल्टीप्लाई विथ ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा 2 टी। ये इसका रदरफोर्ड सर्च सोडी का उत्तरोत्तर विघटन का नियम होता है बाय द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लॉ के से। ठीक है गाइस, अब आगे अपन इसकी और फर्दर बात करते हैं कि आपको बात कर रखी है, पूछ रखा है कि सेकुलर कंडीशंस क्या होती है। सेकुलर कंडीशंस को में क्या होता है, जो आप सेकंड वाले में होता है, जो लैम्डा 2 की बात करते हैं, फॉर अ सेकुलर कंडीशन। सेकुलर कंडीशन की बात करते हो आप, उसमें लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होती है? बहुत बहुत बड़ी होती है लैम्डा 1 से। इट मीन्स क्या होता है कि आप लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 उसको आप नियरली इक्वल आप लिख सकते हो क्या? लैम्डा 2 के बराबर। ठीक है, और अगर e की पावर माइनस लैम्डा 2 हो गया, लैम्डा 2 t की वैल्यू आता है कि अगर एक्सपोनेंशियल ये चीज़ बहुत बड़ी है, इसको नियरली इक्वल आप 0 मान सकते हो। ठीक है, इट मीन्स ये टर्म हो जाएगी आपकी 0 और इसकी जगह अपन लिख सकते हैं क्या? लैम्डा 2। तो अपन n2 की जब वैल्यू निकालेंगे, n2 इज इक्वल टू n नॉट लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 मल्टीप्लाई विथ e की पावर माइनस लैम्डा 1 t। ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। ठीक है, आगे फर्दर बात करते हैं कि जो आपको इस लैम्डा 2 को मैं यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ इस साइड में, n नॉट मल्टीप्लाई विथ लैम्डा 2 इज इक्वल टू n नॉट लैम्डा 1 e की पावर माइनस लैम्डा 1 t। अब अगर हम इसकी बात करें, ये और ये टर्म, ये दोनों मिलकर बनती है आपकी n1 की वैल्यू। इनको फर्दर लिखेंगे तो n2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1। ये कंडीशन ही होती है आपकी सेक्युलर इक्विलिब्रियम फॉर रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लियस के लिए। ये फर्दर, ये तो पूरा डेरिवेशन था, इतना आपको दो नंबर मार्क्स में नहीं लिखना होता, दो नंबर मार्क्स में सिर्फ इतना ही लिखना होता है, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। यही आपकी सेक्युलर कंडीशंस होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान क्या होता है? क्यू वैल्यू। आपने अपने न्यूक्लियर पेपर में काफी बार क्यू मान वैल्यू, क्यू मान इक्वेशंस के बारे में नाम सुना होगा। आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए आपको इसकी वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, अपन बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें सिंपली 3 से 4 चीज़ों के बारे में बात होती है। सबसे पहले बात करते हैं, एक ए होता है इंसिडेंट पार्टिकल्स। वो किसी एक रेस्ट में जो पार्टिकल होता है प्रोजेक्टाइल, उस पर रेस्ट में जो पार्टिकल उस पर वो इंसिडेंट होता है। और आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस किसी एक फर्दर एक वाई में मतलब डिवाइड हो गई और नेक्स्ट इसके साथ एक कुछ बी निकलेगा, कोई अनदर पार्टिकल निकलेगा। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका इंसिडेंट पार्टिकल और ये हो गया आपका टारगेट पार्टिकल। ठीक है, और जो y है ये हो गया आपका रेसिड्यू पार्टिकल और जो ये b है, b हो गया आपका आउटगोइंग पार्टिकल। इस रिएक्शन को और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। अगर शॉर्ट फॉर्म में न्यूक्लियर फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे कुछ इस तरह से लिखते हैं ए, बी और वाई। ठीक है गाइस, अब ये क्या बताना चाह रहा है कि आपको वैल्यू चाहिए क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होती है कि आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होती है क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब अगर उस रिएक्शंस की बात करें अपन, रिएक्शन में क्या होता है, ये तो होता है रेस्ट में। ये अगर रेस्ट में है तो इसकी तो ओनली क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो इसकी होगी नहीं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली क्या होती है? के ऑफ ए, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के ऑफ वाई और इसकी एनर्जी होगी के ऑफ बी। अब क्यू क्या होती है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, वो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? के वाई
प्लस के ऑफ बी माइनस के ऑफ ए, ये होती है क्यू की वैल्यू। किसी भी रिएक्शन क्यू की वैल्यू पे इस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें उसको पूछना है क्यू की किस वैल्यू के लिए रिएक्शन किस टाइप की वो बता देते हैं। क्यू की एक वैल्यू होती है जिसमें होती है क्यू की वैल्यू होती है पॉजिटिव, एक क्यू की वैल्यू होती है नेगेटिव। जब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है उसको बोलते हैं आप एक्सोथर्मिक, और जब क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है उसे आप बोलते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को अपन और अलग वर्ड में बोलना चाहें तो ये हो जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, और ये हो जाएगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब आपको इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्यू की वैल्यू के लिए क्या क्या वैल्यू, क्यू कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसमें ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक, और क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसके ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा गाइगर नटल नियम को परिभाषित कीजिए। गाइगर नटल टू फेमस साइंटिस्ट इन न्यूक्लियर फिजिक्स, उन्होंने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं उनमें जो उनकी अल्फा पार्टिकल की रेंज और उनके डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे लैम्डा बोलते हैं, इन दोनों में एक इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिक मतलब एजम्पशन बेसिस एक फार्मूला ड्राइव किया था। चलो उस फार्मूले के बारे में बात करते हैं। ये गाइगर नटल नियम का फार्मूला का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी, ये होता है गाइगर नटल नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इट्स अ रिलेशन बिटवीन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा और रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये इस तरह से कुछ ग्राफ होता है लॉग लैम्डा और लॉग आर में, जिसमें क्या होता है 3 तरह की सीरीज के बारे में बात करते हैं। एक होती है एक्टिनियम सीरीज, एक होती है थोरियम सीरीज, एक होती है रोडियम सीरीज। 3 तरह की सीरीज का लॉग लैम्डा लॉग आर में ग्राफ होता है। अपने सिर्फ गाइगर नटल की डेफिनेशन पूछिए, ये सिंपल सा इसी है, दोनों के बीच में एक रिलेशन बताता है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता है 2 नंबर क्वेश्चंस में। दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है श्रृंखला अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? आपने अपनी 12th की न्यूक्लियर में आपने ये श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया होगा। इसमें आपको पूछ रखा श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? एक कंटिन्यूटी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बेसिस पे ये होती है रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि कोई एक, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये आपने एक सिंपल सा एक 92 यूरेनियम को आपने यहाँ पर कंसिडर किया। इट मीन्स आपने क्या किया, यहाँ पर एक 92 यूरेनियम 235 का एक हैवी न्यूक्लियर कंसिडर किया आपने। उस हैवी न्यूक्लियर पर आपने क्या एक बहुत ही स्मॉल थर्मल न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन उसको आप इंसिडेंट करवाया। तो इसमें क्या होगा, जो हैवी न्यूक्लियर होता है इसका अपन अगर n/z रेशियो देखते हैं तो n/z यूरेनियम के लिए जो होती है n/z का रेशियो, वो वैल्यू होती है 1.5 से ज़्यादा आती है। मतलब अगर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का रेशियो होता है, उस रेशियो में अगर ये रेशियो अगर 1.1 से 1.5 के अलावा आता है तो वो क्या होता है, आगे जो पार्टिकल्स होता है वो विघटित हो जाता है। तो ये अपनी ड्यू टू स्टेबिलिटी कारण क्या होता है, ये फर्दर आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्म होता है वो होता है 36 क्रिप्टॉन, दूसरा पार्टिकल होता है 56 बेरियम। ओके गाइस, ये 2 में पार्ट डिवाइड हो गया। इस 2 के पार्टी के साथ साथ तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बता देते हैं। पहला पार्टिकल्स होता है क्या होता है 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92। इसके साथ क्या होगा, 3 इनके साथ फास्ट न्यूट्रॉन रिड्यूस होंगे। ठीक है, 0 न्यूट्रॉन 1, इसके 3 पार्टिकल्स एक साथ यहाँ से भेजो, मैं आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये फास्ट न्यूट्रॉन क्या होंगे, तीनों फास्ट न्यूट्रॉन है आगे, ये फर्दर और आगे यूरेनियम से रिएक्शन करेंगे। सेम 235 यूरेनियम में ये अगेन एक यूरेनियम में फिर अगेन फर्दर एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये
और 2 आगे क्रिप्टॉन और बैरियम में डिवाइड होगा, ये भी एक फर्दर डिवाइड चलेगा, ये भी फर्दर डिवाइड चलेगा। और अगर ये जो थर्मल न्यूट्रॉन से अपन फास्ट न्यूट्रॉन और यहाँ से रिड्यूस हो जाएंगे, ये न्यूट्रॉन की उसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, और जो ये पोर्शन होता है ये सेकेंड स्टेज बोलते हैं, और जो थर्ड स्टेज है ये इसी प्रकार एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस में, मतलब 1 से 3 थर्मल न्यूट्रॉन्स, एक थर्मल न्यूट्रॉन से 3 फास्ट न्यूट्रॉन, 3 से वापस 9 फास्ट न्यूट्रॉन्स ऐसे प्रोड्यूस होते कंटिन्यू, एक चेन रिएक्शन के फॉर्म से होती है। इस चेन रिएक्शंस को आप इसका प्रिंसिपल्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस देखते हो न्यूक्लियर भट्टी में, और आप जो एटम बॉम्ब के फॉर्मेशंस में उनमें इसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करते हैं। इसी को ऑल अबाउट द एक न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा है गाइगर मूलर गणित के मृत काल को परिभाषित कीजिए। डेड टाइम ऑफ जीएम काउंटर। जीएम काउंटर के डेड टाइम की बात करते हैं तो जीएम काउंटर में आपने अगर जीएम काउंटर की जो कंस्ट्रक्शन पढ़ी हो या उसकी कैसे वो वर्किंग करता है तो आपने सुना देखा होगा कि एक कुछ इस तरह से एक इसकी जीएम की ट्यूब होती है। उस जीएम ट्यूब में क्या होता है, इस प्रकार बीच में एक क्रिस्टल का कोई ऐसे मेटल का बना होता है। इसमें आप क्या होता है, कोई बाहर से ऐसे थर्मल न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर पार्टिकल्स उसको आप इंसिडेंट करते हो, या आप वोल्टेज को ऐसे बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा कि एवलांच इफेक्ट ऐसे जनरेट होता है, ऐसे 3-3 की फॉर्म में। इसे अपन बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ एवलांच इफेक्ट जनरेट होगा। इस जीएम ट्यूब में जैसे जैसे एवलांच इफेक्ट एक परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि जो एवलांच इफेक्ट परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग दिस इज जीएम ट्यूब विल बी नॉट वर्किंग, इन सिंपल वर्ड में बोले मतलब जो और फर्दर आपके जो न्यूट्रॉन्स आते हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। दिस टाइम पीरियड व्हेन इट इज नॉट डिटेक्ट द फर्दर न्यूट्रॉन्स डिटेक्टेड, वो टाइम बोलते हैं डेड टाइम। मैं आपको इस ग्राफ के परफॉर्मेंस से बताता हूँ, जैसे कि आप देखते हो इधर हमने एक वोल्टेज की टर्म ली, ये वोल्टेज का हो गया और इधर हो गया आपका टाइम की बात। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने किया जैसे जैसे उसको वोल्टेज दी तो ये हो गया इसका ऑपरेटिंग टाइम, यहाँ से तक क्या हो गया, ये ऑपरेटिंग टाइम हो गया यहाँ से तक का। जैसे ही ऑपरेटिंग टाइम में ये एवलांच इफेक्ट परफॉर्मेंस करने लगता है, उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज या पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करने लग जाएगा। ये कुछ इस तरह से ग्राफ यहाँ से डिक्रीज कर देगा और वापस एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर इस टाइम के बाद क्या होगा, ये वापस यहाँ से डिक्रीज करने लग जाएगा। जो ये वोल्टेज होता है इसे वीजी वोल्ट बोलते हैं या डेड वोल्टेज बोल सकते हो। दिस इज ऑपरेटिंग और डेड वोल्टेज। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बता रहा है ग्राफ में ये वाला, इसमें जो ये टाइम है इसे बोलते हैं डेड टाइम। डेड टाइम सिंपल वर्ड में बोलूं तो ड्यूरिंग द एवलांच प्रोसेस नॉट डिटेक्ट फर्दर न्यूट्रल पार्टिकल्स, उसे अपन डेड टाइम बोलते हैं। मतलब ये प्रोसेस में वो एक बार डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलेगा व्हाट आर द बैरियंस। बैरियंस क्या होते हैं? आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में एक होता है पार्ट्स, उसका पार्टिकल फिजिक्स या हाई एनर्जी फिजिक्स, उस पर होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनको आप फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन हुए, क्वार्क हुए, इन क्वार्क को आप फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल्स बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आपने डिफरेंट टाइप से उनको अपन डिवाइडेशन करते हैं, कई मासेस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कई उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है इंटरेक्शन के बेसिस पे। जब आप इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को इंटरेक्शंस के बेसिस पे आप इनको डिवाइड करते हो तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका हेड्रॉन्स, एक होता है लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स में फर्दर आप उसको डिवाइड करते हो, एक होता है मेसॉन्स, एक होता है बैरियंस। इट मीन्स हेड्रॉन्स फैमिली में होते हैं, सिंपल सी बात, ये हेड्रॉन्स है। हेड्रॉन्स फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, एक होता है आपका मेसॉन, एक होता है आपका बैरियंस। आपको क्वेश्चन में बैरियंस के बारे में पूछ रखा है। ठीक है गाइस, बैरियंस में क्या होता है, फर्दर आगे और 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, एक होता है इसका न्यूक्लियॉन्स, एक होता है आपका क्या होता है हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो हाइप्रॉन्स होते हैं, हाइप्रॉन्स में क्या होता है सिग्मा +-0 हो सकता है, और एक होता है आपका कैस्केडेड, कुछ इस फॉर्म से होता है, और एक होता है आपका ओमेगा, एक होता है आपका लैम्डा। कुछ इस तरह से 4 पार्टिकल होते हैं।
मस्त बैरियंस की बात करें, बैरियंस को आप हेड्रॉन फैमिली में कमेंट करते हैं, इनमें स्पिन इसकी होती है हाफ होती है, तो इसको आप फर्मियन सीरीज में भी आप कंसिडर कर सकते हो, फर्मियन सीरीज। सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ मैं, द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इन विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन विच द कंटेन द स्पिन हाफ एंड बिलोंग्स टू फर्मियंस फैमिली and consider in hadron family. Okay guys, it's all about the baryons. इसी के साथ ये क्वेश्चन पार्ट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। और अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स फॉर फर्दर आगे रिसर्च एप्टीट्यूड की दिशा देखें तो आप इसी तरह इस पार्ट को देखिए, और फर्दर जो आगे भी पेपर्स होंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कंटिन्यू सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।